इंसान आज मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी शुरू कर चुका है। ऐसी खोजें हो रही हैं जिनसे आपकी औसत उम्र कुछ दशक बढ़ सकती है। सुनने में ये बातें चमत्कारिक लगती हैं ना। कभी ए, बी, सी यानी अल्फ़ाबेट की खोज भी ऐसी ही थी। लेकिन ये अल्फ़ाबेट आए कहाँ से? किन लोगों ने इसे गढ़ा? अल्फ़ाबेट की कहानी को समझे बिना इंसानी सभ्यता के विकास की कहानी अधूरी है। कोलिन बारास की रिपोर्ट। पुराने जमाने में इजिप्ट में राजाओं को फ़ैरो कहा जाता था। आप सभी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एक फ़ैरो एमेनमेट तृतीय के शासन में ऐसी चीज़ विकसित हुई जिससे इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। यह इजिप्ट के किसी अन्य राजा की विरासत से ज़्यादा प्रभावशाली और मूल्यवान थी। इसका फैलाव पूरी दुनिया में हुआ। हम और आप इसे अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहकर पुकारते हैं। अल्फ़ाबेट सूचनाएं दर्ज करने का क्रांतिकारी तरीका था, लेकिन इसकी अहमियत बस इतनी ही नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की फिलिपा स्टील और फिलिप बॉयस ने अपनी हालिया किताब में इसे संस्कृति का प्रतीक बताया है। अल्फ़ाबेट इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर में बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले अल्फ़ाबेट का मुनहजबानी पाठ करने लगते हैं। अनपढ़ थे अल्फ़ाबेट के जनक। पहले अल्फ़ाबेट की कहानी एक रहस्य है, लेकिन पिछले 25 बरस में इस दिशा में अनेक शोध किए गए हैं। पता लगाने की कोशिश हुई है कि पहला अल्फ़ाबेट कब और कहाँ ढूंढा गया। इससे पता चला कि अल्फ़ाबेट किसी राजकीय व्यवस्था से नहीं निकली हैं। यह बेहद चौंकाने वाली खोज है क्योंकि अभी तक इसे राजकीय व्यवस्था से निकला हुआ माना जाता था। नई शोध से पता चला कि अल्फ़ाबेट के जनक और पोषक प्राचीन कुलीन घरानों से बहुत दूर बसे थे। मुमकिन है कि वे अनपढ़ हों, लेकिन यरूशलेम के हिब्रू यूनिवर्सिटी की ओरली गोल्डवेसर के मुताबिक ये लोग जिस तरह से लिखते थे वैसे तो इजिप्ट का कोई प्रशिक्षित मुंशी भी नहीं लिख पाता। चित्रलिपि से मिली प्रेरणा। आज से 3800 बरस पहले जब एमेनमेट तृतीय का शासन था, तब भी लिखावट शुरू हुए 1000 बरस बीत चुके थे। तब दो प्रणालियां विशेष रूप से चलन में थीं, यूनिफॉर्म दक्षिण पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया में और इजिप्ट की हाइरोग्लिफी यानी चित्रलिपि। यह चित्रलिपि थी जिसने अल्फ़ाबेट के खोजकर्ताओं को प्रेरित किया। इसमें चित्रलिपियों की धुंधली छां आज तक बनी हुई है। अल्फ़ाबेट के ज़्यादातर अक्षर बिल्कुल नए नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें फिर से लोगों के सामने लाया गया, उसमें एक ताज़ापन था। कई संस्कृतियों की खोज थी वर्णमाला। इजिप्ट की चित्रलिपि आमतौर पर शब्दों के अंश या पूर्ण शब्दों की देन है। इसके तमाम अक्षर ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ध्वनियाँ जिनसे बोली जाने वाली भाषाएं बनती हैं। लेखन के पुराने तरीकों में ध्वनियों साउंड से जुड़े कुछ तत्व शामिल थे, लेकिन अल्फ़ाबेट पूरी तरह से ध्वनि पर आधारित थी। यह करिश्मा था। इस मूल अल्फ़ाबेट का उपयोग इजिप्शियन शब्दों को लिखने के लिए नहीं किया गया था, लेकिन यह उस समय बोली जाने वाली भाषाओं और मध्य पूर्व और तुर्की में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच उपयोग में आने लगा। इससे पता चलता है कि अल्फ़ाबेट एक नहीं, बल्कि कई संस्कृतियों की सामूहिक खोज थी। पुरातत्वविदों ने पहली बार 1905 में शुरुआती अल्फ़ाबेट के उदाहरणों का पता लगाया, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिलने के कारण यह काम धीमा पड़ गया। इसलिए इसमें लोगों की दिलचस्पी कम हो गई। साल 1995 में येल यूनिवर्सिटी के जॉन डेर्नेल ने इस दिशा में एक खोज की, जिसने अल्फ़ाबेट में लोगों की रुचि नए सिरे से जगाई। डेर्नेल की टीम ने इजिप्ट में पत्थरों पर उकेरी गई दो अल्फ़ाबेट का विश्लेषण किया। ये 3800 साल पहले के चित्रलिपि शैली जैसे दिखते थे। डेर्नेल के मुताबिक यह शैली एमेनमेट तृतीय के शासनकाल की थी। डेर्नेल और उनके सहयोगियों ने अपने अनुमानों, विश्लेषणों और नतीजों को साल 2006 में छपवाया। इसे अल्फ़ाबेट की खोज की दिशा में मील का पत्थर माना गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अल्फ़ाबेट की शुरुआत कैसे हुई, अभी तक इसका पता नहीं चला है। खदान मजूदरों ने गढ़ी मात्राएं। अल्फ़ाबेट का चलन बढ़ रहा था, इसके बावजूद इजिप्ट के लोगों ने चित्रलिपि छोड़ी नहीं थी। वजह ओरली गोल्डवेसर कहती हैं कि उन लोगों का अल्फ़ाबेट को गढ़ने में कोई रोल नहीं था। वह तो यहाँ तक मानती हैं कि इजिप्ट के उत्तर पूर्व स्थित साइनाई पेनिनसुला के सेराबिट अल खादिम से अल्फ़ाबेट निकले। वहाँ मिले अभिलेख 3800 बरस पुराने हैं। यह क्षेत्र खनन के लिए जाना जाता था। गोल्डवेसर का कहना है कि यहाँ के काम करने वाले अनपढ़ खदान मजदूर जानते थे कि इजिप्ट की चित्रलिपि के जानकार कभी भी उन्हें अपने गुर नहीं सिखाएंगे।
इसलिए उन्होंने चित्रलिपि में लिखे गए ग्रंथों को अपनी सीमित भाषा में नए अर्थ दिए ताकि उन्हें ध्वनि के तौर पर दर्ज कर सकें। इस तरह से उन्होंने अल्फ़ाबेट का निर्माण किया। सेराबिट अल खादिम के शिलालेख पर विभिन्न आकारों के अक्षर हैं। उन्हें आम लोगों ने लिखा है। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर रॉल्स्टोन भी अल्फ़ाबेट में खान मजदूरों की बड़ी भूमिका मानते हैं, लेकिन वह नहीं मानते कि ये खनिक पूरी तरह से अनपढ़ थे। इस तरह वजूद में आई अनेक भाषाएं। अल्फ़ाबेट की खोज किसी ने भी की हो, वह इसकी अहमियत देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। मिसाल के लिए आप यही देखिए कि उनकी खोज की बदौलत आज हम कितने शानदार अंदाज में लिखते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लिखावट एक दिन इस मकाम पर पहुंचेगी। दरअसल आज तक यह रहस्य बरकरार है कि वर्णमाला ने लिखावट की दूसरी प्रणालियों को किस तरह चलन से बाहर कर दिया। कभी कभी इसके लिए 3200 बरस पहले हुए सभ्यताओं के उस विघटन को जिम्मेदार ठहराने का जी करता है, लेकिन वर्णमाला का उदय और असर पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों में इससे कहीं पहले से था। वर्णमाला का जन्म करीब 3800 साल पहले हुआ था। धीमी शुरुआत के बाद इससे दर्जनों अल्फ़ाबेट निकले। इसमें सबसे बड़ा विभाजन 3000 और 2000 बरस पहले हुआ। तब ग्रीक और आमेइक अल्फ़ाबेट गढ़े गए। ग्रीक अल्फ़ाबेट से भाषा के कई रूप निकले, जिनका प्रसार दक्षिण पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में हुआ। ये भाषाएं अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच थीं। आमेइक वर्णमाला समूह विशेष में फली फूली। इससे हिब्रू और अरबी भाषाएं बनी। इसी से ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली दर्जनों भाषाओं की जननी